नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ में हम जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। और जो मैगजीन है उसमें हम घटना सार और एक घटना चक्र जो मैगजीन आती है उसे कवर करेंगे। जब हम दो मैगजीन साथ लेके कवर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आगामी समय में जो भी परीक्षाएँ हैं हम लोग उसमें करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और लेक्चर सीरीज आएगी जिसमें हम लोग इन्हीं दो पत्रिकाओं पे आधारित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि इस लेक्चर सीरीज में पढ़ी हुई जो बातें हैं वो हमें याद रहें और एमसीक्यू में जो फैक्ट हमें नए दिखें उन्हें भी हम लोग तैयार कर सकें। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो मैगजीन आपको दिख रही है करंट की अर्धवार्ष की है, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का घटनाक्रम दिया गया है। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये जो पत्रिका है ये हमारी जो आने वाली एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीएससी आरओ एआरओ और जो एसएससी की परीक्षा है उसके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस मैगजीन में जो शुरू के 15 पेज हैं ये आपको जो है मल्लाइनर फॉर्म में दिख रहे हैं, जो कि अंदर दी हुई जो घटनाक्रम है विस्तारित रूप में उसका ये संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों, ये जो 15 पेज हैं, शुरू के जो 14 पेज हैं इनको हम नहीं देखेंगे। हम लोग 15वें पेज से डिस्कस स्टार्ट करेंगे और बाद में आपको क्या होगा, ये जो सीरीज़ जब ख़त्म होने लगेगी, जब लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें सारी जो बुक के सारे पेज हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हाईलाइटेड किए हुए हैं उसी फॉर्म में ये पीडीएफ आपको लिंक के द्वारा अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप लोग ये शुरू के 14 पेज खुद से पढ़ सकें और अपना समय बचा सकें। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये दोस्तों आपका जो 15वां पेज है, यहाँ से आपका करंट अफेयर का जो कंटेंट है वो प्रारंभ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो घटनाक्रम दिया गया है वो आपका कौन सा चैप्टर है, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का है। इसमें जो पहला बिंदु है, पहला करंट अफेयर का जो फैक्ट है, जो न्यूज़ है, वो है आपकी 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर। इसमें दोस्तों जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं केवल उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसी फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड जो हैं यही इम्पोर्टेंट इसमें दिख रही हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी अनावश्यक चीज़ें हैं, तो उनको हमने हाईलाइट नहीं किया है। जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के समय की बर्बादी ना हो और आप दूसरे सब्जेक्ट पर अपना ध्यान दे सकें। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हो 18वीं लोकसभा से संबंधित न्यूज़ है। तो दोस्तों इसमें केवल इस हेडिंग में यही याद रखना है कि ये लोकसभा कौन सी है, तो 18वीं। फिर दोस्तों इसका कौन सा फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वो 9 तारीख को है, 9 जून 2024 को। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले ये दूसरे नेता हैं, ये भी याद रखना है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले जो नेता हैं वो आपके पंडित नेहरू हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला है, लेकिन उन्होंने तीनों बार जो शपथ ली थी वो लगातार नहीं ली थी। फिर दोस्तों इसमें आगे ये याद रखना है कि जिस गठबंधन की सरकार बनी है, जिसका बीजेपी सबसे बड़ा दल है, जो एनडीए है, उसको 293 सीटें प्राप्त हुई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है लोकसभा में 272 सीटें जीतने का। फिर दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन पॉलिसी के तहत उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया था इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो वो आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा नेपाल के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी मंत्रिमंडल में जो शपथ ली गई उसमें जो है 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्रालय मिले 2 महिलाओं को और 5 को राज्य मंत्रालय, राज्य मंत्री की स्टेटस के उनको पद मिले। तो दोस्तों ये याद रखना है कि मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली। फिर दोस्तों ये जो टेबल है मोदी मंत्रिमंडल, ये आप लोग खुद से देख लेना, मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। फिर दोस्तों इसके बाद ये याद रखना है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव की तिथियां क्या थीं, तो वो थी आपके 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ था। और 4 जून को क्या हुआ था, मतगणना हुई थी।
फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 टेबल और हैं। इसमें एनडीए के घटक दलों को प्राप्त लोकसभा सीटों की संख्या है और जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दलों को प्राप्त सीटों की संख्या है और अन्य दलों को प्राप्त सीटों की संख्या है। अब दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये देखना है कि जो सूरत निर्वाचन क्षेत्र है, सूरत लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से भाजपा के मुकेश दलाल जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। दोस्तों याद रखना, इनके जो है समक्ष कोई विरोधी कैंडिडेट नहीं आया था। इसके अलावा ये याद रखना कि जो 18वीं लोकसभा है इसमें सबसे युवा सांसद के रूप में कौन व्यक्ति चुनकर आए हैं, तो वो आपके आए हैं पुष्पेंद्र सरोज, और किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं, तो वो कौशाम्बी से। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है कि आपके इंदौर से जो शंकर लालवाणी बीजेपी से कैंडिडेट थे, ये 11,75,092 मतों से निर्वाचित हुए, जो कि सबसे ज़्यादा जीत हुई इनकी, सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से इस लोकसभा चुनाव में। और इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना से रविंद्र वाइकर चुनकर आए, ये केवल 48 वोटों से जीते। ये भी इस लोकसभा में सबसे कम वोटों से चुनाव जीते, ये भी याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये प्रश्न आ जाए कि 18वीं लोकसभा में जो सांसद निर्वाचित हुए उनमें महिलाएं कितनी हैं, तो महिला सांसदों की संख्या है 74। ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इस पूरे टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मुझे ये लगा कि जो नोटा है, नोटा को इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। अगर सभी सीटों की बात की जाए, 543 सीटों पे जहां चुनाव हुए, और सबसे ज़्यादा किसी सीट पे अगर नोटा के को वोट प्राप्त हुए तो वो हैं आपके इंदौर में। और कितने प्राप्त हुए, तो 2,18,674। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन थे, वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपके नियुक्त किए गए राष्ट्रपति द्वारा, तो वो आपके सांसद थे भर्तृहरि महताब। इसके अलावा लोकसभा का गठन किस तारीख को हुआ, तो वो हुआ 24 जून 2024 को। फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं उसे किसे चुना गया प्रोटेम स्पीकर के बाद, वो आपके ओम बिरला, जो कि लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर दोस्तों इस लोकसभा चुनाव के साथ भारत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। तो दोस्तों इस बिंदु में हमें केवल इतना याद रखना कि वो कौन कौन से राज्य थे जिनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम। और दोस्तों इसमें किसकी सरकार बनी, किस दल को कितनी सीटें मिली, वो हमें याद नहीं रखना। इसमें केवल ये याद रखना कि इन चारों राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि पॉलिटी में हर बार एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें जो है टेबल फॉर्म में दिया रहता कि एक सूची में आपका क्या रहता है, विधानसभा सीटों की संख्या लिखी रहती है, और दूसरी टेबल में, दूसरी सूची में क्या लिखा रहता, राज्यों के नाम। वो सूची मिलान का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 60। वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए तो 32 विधानसभा सीटें हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 175 विधानसभा सीटें हैं। और अगर उड़ीसा की बात की जाए तो 147 विधानसभा सीटें हैं। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा से संबंधित है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। अब दोस्तों ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा से संबंधित एक दो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं। एक तो ये है कि इस दौरे के दौरान जो शेख हसीना का दौरा हुआ था भारत का, इसमें जो है बांग्लादेश के राजशाही और भारत के कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सेवा शुरू करने पर एक घोषणा हुई। इसके अलावा जो चटगांव है बांग्लादेश का शहर, और जो कोलकाता है उसके बीच में एक बस सेवा शुरू करने की बात हुई। बस इतना ही इस न्यूज़ में महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगला पॉइंट है कोझीकोड, जो कि केरल का एक शहर है। इसे भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो कोझीकोड को। कोझीकोड को 2012 में मूर्तियों के शहर का भी टैग मिला था। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, परीक्षाओं से संबंधित है। इसमें जो है परीक्षा में पेपर लीक की समस्या या परीक्षा में जो है नकल करने की जो अनुचित व्यवस्था है, अनुचित प्रैक्टिस है, उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसका पूरा नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। इसमें दोस्तों
10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों के साथ परीक्षा में पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष से 5 वर्ष की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संगठन नकल करवा रहा है, अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग कर रहा है, तो उस पूरे संगठन पे क्या होगा, उसमें शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सज़ा जेल की और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। अब दोस्तों इस अधिनियम के दायरे में देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी। तो इसमें यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती की परीक्षाएं और जो एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं और जो कंप्यूटर आधारित या ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले न्यूज में लिखा है कि भुज, जो कि गुजरात की एक जगह है, यहाँ का जो स्मृति वन है, जो भूकंप स्मारक, क्योंकि भुज में 2001 में भूकंप आया था, उस भूकंप की याद में वहाँ के लोगों के नाम इस स्मृति वन में लिखे गए हैं। तो वो भुज को क्या किया गया, इस स्मृति वन के जो स्मारक हैं इसको जो है खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है। और खूबसूरत संग्रहालयों की किस संस्था की ये सूची है, तो वो है आपकी यूनेस्को की। अर्थात यूनेस्को द्वारा जो भुज का स्मृति वन है, जो भूकंप स्मारक है, उसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों 1-2 फैक्ट और महत्वपूर्ण है। इस पेज में दोस्तों अगले न्यूज है वो है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी से संबंधित। तो इस घड़ी को जो है स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा, तो CSIR जो संस्था है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा। बस इस न्यूज में इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से संबंधित एक न्यूज है, जिसमें जो है जो रेलवे पुल था उस पर जो है ट्रेन का जो है सफल परीक्षण किया गया, ट्रेन के चलने का, और ये कश्मीर में है। दोस्तों इसमें केवल इतना याद रखना कि इस पुल की लंबाई कितनी है, तो इस पुल की लंबाई है 1.3 किलोमीटर या 1300 मीटर। और ये किस जगह पे है, तो जो कश्मीर का रियासी ज़िला है, रियासी में है। रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के बीच, बक्कल और कौरी को जोड़ने वाला यह पुल है। बस इतना ही याद रखना है। दोस्तों अगली न्यूज है तिरुवनंतपुरम से संबंधित, जो कि केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम का जो हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, उसे जीरो वेस्ट टू लैंडफॉल मान्यता प्राप्त हुई है। और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो WHO है उसके द्वारा जो हैदराबाद में एक राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, उसे जो है पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उस पर अनुसंधान करने के लिए नामित किया गया है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ 2 फैक्ट हमें याद रखने हैं कि इस संस्थान को WHO द्वारा पारंपरिक जो चिकित्सा है उसमें अनुसंधान के लिए नामित किया गया है। और दूसरा, ये जो चिकित्सा संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो ये चिकित्सा संस्थान स्थित है आपका हैदराबाद में। दोस्तों अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है DD किसान चैनल से संबंधित, जिसके द्वारा 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाले एंकर लॉन्च किए गए, जिनके नाम है कृषि और भूमि। ये दोस्तों पहला सरकारी चैनल है जो AI एंकर पेश कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों रामसर साइट से संबंधित, जो रामसर कन्वेंशन है उसकी साइट से संबंधित न्यूज है, जिसमें जो बिहार है, बिहार की 2 जगह, एक है नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इनको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस न्यूज में दोस्तों केवल इतनी बात याद रखनी है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज में लिखा है श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा। ये भारत का चौथा शहर है जिसे विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। और विश्व शिल्प नगर का दर्जा किसने दिया है, तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा, WCC द्वारा। और जो है किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, शिल्प में कौन सी कैटेगरी के लिए, तो हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए। अगर बाकी 3 नगरों की बात की जाए जो इससे पहले शिल्प नगर का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं जो भारत में हैं, वो हैं आपके जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। मैसूर कर्नाटक में है, मलप्पुरम केरल में है और जयपुर राजस्थान में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यूनेस्को से संबंधित एक और न्यूज है। तो जो यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर है, इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, इन 3 ग्रंथों को स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। दोस्तों इस न्यूज में केवल इतना याद रखना है कि ये किसके द्वारा नामित किया गया, यूनेस्को द्वारा। फिर दोस्तों स्मृति रजिस्टर है, उसका महत्व क्या है, उसका महत्व ये है
कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेज विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। और इस पहल का जो उद्देश्य है, महत्व क्या है, ये हम उद्देश्य में देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल के दस्तावेज हैं उनको संरक्षित करना और उन तक पहुँच सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इस न्यूज़ में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को के जो विश्व स्मृति रजिस्टर हैं उसमें 3 जो ग्रंथ हैं भारत के उनको शामिल किया गया। इन 3 ग्रंथों के जो लेखक हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास हैं, पंचतंत्र के आचार्य विष्णु शर्मा हैं और सहृदय लोक लोचन के आपके आनंद वर्धन हैं, जो कि कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अनंती वर्मन के शासनकाल में थे या उनके दरबार में रहते थे। दोस्तों अगली न्यूज़ आपकी, भारत लगातार छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है। ये इंडिया की इमेज अच्छी पेश नहीं कर रही है ये न्यूज, तो शायद ये परीक्षा में पूछे, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है भीष्म नामक जो पोर्टेबल अस्पताल है या मोबाइल अस्पताल एक जगह से दूसरी जगह जिसे ले जा सकते, उसका परीक्षण किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा। और कहाँ किया गया है, तो आगरा के मलपुरा में। अब चूंकि आगरा यूपी में है तो यूपी पीसीएस प्री और यूपी आरओ आरओ के लिए ये जो न्यूज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। कहाँ परीक्षण किया गया, आगरा के मलपुरा में। और दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इसको अस्पताल को चूँकि पोर्टेबल है तो ले जाया जा सकता है वायुसेना के जो विमान हैं उनके द्वारा, तो ये याद रखना है। दोस्तों अगली न्यूज़ है उत्तराखंड से संबंधित। वहाँ एक मिशन चलाया गया जो कि उत्तराखंड में जंगल हैं, वहाँ जो आपके चीड़ के जंगल हैं, चीड़ की जो सूखी पत्तियाँ हैं वो वन में अग्नि लगने का एक बड़ा कारण है, उनकी सूखी पत्तियाँ। तो चीड़ के पत्तों को लाना और उसके बदले में रुपए लेना, ये पहल शुरू की गई उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में। और इसमें क्या है, 50 रुपये किलो के हिसाब से जो प्रूल है, जो चीड़ के पत्ते हैं जिन्हें प्रूल कहा जाता है, उनको ख़रीदा जाएगा। तो दोस्तों इसमें यही याद रखना कि प्रूल लाओ पैसे पाओ मिशन किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपके उत्तराखंड में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक न्यूज़ है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। अब ये सौर ऊर्जा उत्पादक बना, ये रैंक किसने डिसाइड की है, तो ये जो निष्कर्ष है ये आपकी एम्बर नामक एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रूप में काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी के रूप में काम करती है, यूके स्थित एजेंसी है। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024। तो इसमें जो है भारत को तीसरा सौर उत्पादक देश माना गया है। तो दोस्तों बाकी 2 सौर उत्पादक देश कौन से हैं, ये आर्थिकी का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो आपके शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक देश उनमें पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है भारत। बस दोस्तों शुरू के 3 ही आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों एक न्यूज़ है कि इस भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो आपका महाराष्ट्र के पुणे में। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है दोस्तों कि भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, तो वो आपका जयपुर जो कि राजस्थान में है वहाँ। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है देश में तेंदुआ गणना से संबंधित। ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, स्टेटस ऑफ लियोपोड्स इन इंडिया 2022। यानी इस जो तेंदुआ गणना है इसकी जो है 2022 में तेंदुओं की गणना की गई थी। तो इसमें बताया गया है कि 2018 की जो गणना हुई थी तेंदुओं की, उसकी अपेक्षा 2022 की गणना में 7.95% वृद्धि दर्ज की गई है। बस इतना ही याद रखना है। फिर दोस्तों ये फैक्ट याद रखना है तेंदुओं की संख्या से संबंधित कि सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर तेंदुओं की संख्या महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में। अब दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है सेला सुरंग से संबंधित। इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अभी दोस्तों पीछे हमने क्या देखा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। यहाँ दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो कि सेला सुरंग है, और ये कहाँ है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। बस इतना ही इसमें याद रखना। बस इसमें थोड़ा और ये याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में किन जगह को मिलाने वाली है, तो बालीपारा, चारिद और तवांग, ये इस सड़क पर है आपकी ये सुरंग, तो ये याद रखना है। फिर दोस्तों उपग्रह इनसैट 3DS, ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
फिर दोस्तों मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना ही याद रखना कि भारत के किस साम्राज्य के जो है किन शासकों के किले विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखना अभी नामांकित किए गए हैं, ठीक है। तो वो है मराठाओं के। फिर दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों अभी दिया नहीं गया है, दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव आया है। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है जिनका साहित्य 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। और दोस्तों अगर बात की जाए कि फारसी भाषा से पहले कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 6 भाषाएं हैं। उनमें आपकी तमिल है जिसे सर्वप्रथम ये दर्जा दिया गया था, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, और जो अभी प्रस्ताव है वो आपका फारसी, पाली और प्राकृतिक, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव है। अभी जब प्राप्त होगा तो इसकी भी न्यूज आ जाएगी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो बोइंग कंपनी है, विमान निर्माण कंपनी अमेरिका की, इसने क्या किया, इंडिया के जो कर्नाटक स्टेट का बेंगलुरु है, वहाँ बेंगलुरु में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। साथ ही जो है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम चलाया है, जिसमें मोटे तौर पर ये है कि जो बेटियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, विमानन क्षेत्र में जो है स्किलफुल हों, स्किल सीखें, कौशल सीखें और विमानन के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षित हों। बस इतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगली न्यूज़ है उच्च शिक्षा। याद रखना दोस्तों, स्कूली शिक्षा की बात नहीं हो रही है, उच्च शिक्षा की बात हो रही है। 12th के बाद की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और PhD, इन सारे कोर्स की बात की जा रही है। इस पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आया है, और वो सर्वेक्षण है किसके द्वारा जारी किया गया, ये याद रखना है। तो वो जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर दोस्तों इसमें आंकड़े हैं 2014-15 की आंकड़ों से तुलना की गई है। इसमें दोस्तों 2 सब हेडिंग है, उनके तथ्य महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक तो है समय नामांकन में वृद्धि, जो कि आपका 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया, जो कि 14-15 से ज़्यादा है। दूसरा दोस्तों एक और सब हेडिंग है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, GER अनुपात में बढ़ोतरी, यानी जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है, उसकी बात इसमें की गई कि 2014-15 की अपेक्षा ये 23.7% से बढ़कर 21-22 में कितना हो गया, 28.4%। ये दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है कि उच्च शिक्षा पर जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसमें GER में कितनी वृद्धि हुई है, तो 28.4%, और किस वर्ष की तुलना में, 2014-15 की तुलना में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों ये अटल सेतु से संबंधित फैक्ट है। जैसा हमने अभी पीछे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल एला सुरंग की बात की थी, इसके बाद अटल सेतु की बात हो रही है। तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये याद रखना है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर अगर एक्यूरेट लंबाई की बात की जाए तो इतनी है, और 6 लेन का है। और यह पुल दक्षिण मुंबई के सेबरी से शुरू होकर जो नहवा सोआ है, जो वहाँ बंदरगाह है, वहाँ तक ये जाता है। इससे पूर्व अगर बात की जाए, ये भारत का सबसे लंबा सेतु भी है, सबसे लंबा समुद्री पुल तो है ही, और वैसे भी अगर भारत में सबसे लंबे पुल की बात की जाए तो इसी पुल को अब ये जो है खिताब हासिल हो गया है। इससे पहले अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा था, तो वो था डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित था, अभी भी निर्मित है। फिर दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित। ये सर्वेक्षण हुआ, इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट किसने जारी की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब जारी की, 11 जनवरी 2024 को। फिर दोस्तों कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया इस सर्वेक्षण में, तो 4477 शहरों का। इन 4477 शहरों में 61 छावनी थी, और 88 जो है वो गंगा किनारे के बसे शहर थे। अब दोस्तों इसके निष्कर्ष की बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में अगर देखा जाए तो इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। और दोस्तों इस बार इंदौर ही नहीं, पहले नंबर पे इंदौर के साथ सूरत भी शीर्ष पर है। दोस्तों याद रखना, इस बार केवल इंदौर पहला नहीं है, इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से पहले नंबर के स्वच्छ शहर हैं।
फिर दोस्तों टॉप 3 की बात की जाए तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। और अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे जो स्वच्छ शहर है उसका दर्जा प्राप्त हुआ इस सर्वे में आपका नोएडा को, ये याद रखना। फिर दोस्तों अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की बात की जाए तो इनमें जो है टॉप 3 रैंकर हैं आपका सांसवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़ और लोनावाला महाराष्ट्र। फिर दोस्तों अगर जो कैंट की बात की जाए, छावनी बोर्ड की बात की जाए, उनमें पहले नंबर पे स्वच्छ छावनी है महू कैंट, फिर देवलाली कैंट और अहमदाबाद कैंट, ये दोस्तों याद रखने। अगर स्वच्छ से स्वच्छ गंगा शहरों की बात की जाए तो वाराणसी पहले नंबर पर, फिर प्रयागराज, फिर बिजनौर, ये तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों अगर ओवरऑल राज्यों की बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे अच्छे प्रदर्शन की तो उनमें महाराष्ट्र पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और छत्तीसगढ़ तीसरे पर। फिर दोस्तों अगर निम्न प्रदर्शन की बात की जाए तो त्रिपुरा सबसे अंतिम पायदान पर है, ये याद रखना है। चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो नोएडा है उसे 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत, ये भी याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया जिसका शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है और इसके गायक हैं कैलाश खेर, ये याद रखना। क्या याद रखना, ये गीत के बोल याद रखने, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। अब दोस्तों ये न्यूज है भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह से संबंधित। तो इस तरह के उपग्रह को लॉन्च करने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो ऐसा कर रहा है। और ये जो उपग्रह है इसका काम क्या है, ये उपग्रह इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे जो स्रोत हैं उनके ध्रुवीकरण की जांच करना। जो एक्सरे जो होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, उनका जो अंतरिक्ष में ध्रुवीकरण होता है उसकी जांच करेगा ये एक्सपोसैट। फिर आपका ये आकाशीय स्रोतों के विकिरण तंत्र और ज्यामिति की जांच के लिए महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण के रूप में भी कार्य करेगा। और अभी मैंने पीछे बताया कि ये अमेरिका के बाद इस तरह के उपग्रह को लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश है। फिर दोस्तों आपके रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि बैटलैंड से संबंधित एक और न्यूज है। तो इसमें जो है एक स्वैच्छिक पहल थी बैटलैंड सिटी के प्रमाणन से संबंधित, जो अलग अलग देशों के लिए स्वैच्छिक थी। तो भारत में जो केंद्रीय मंत्रालय है जो पर्यावरण जलवायु मामले देखता है, जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा भारत के 3 शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु नामित किया गया है। इनमें आपके 2 शहर मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर और भोपाल, तथा एक राजस्थान का है उदयपुर। अब दोस्तों इन तीनों शहर में आपके जो भी वेटलैंड है उनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे आपका इंदौर की अगर आर्द्रभूमि की बात करें तो सीरपुर वेटलैंड है यहाँ, भोपाल की बात करें तो भोज वेटलैंड है, और अगर उदयपुर की बात करें तो 5 झीलें हैं आपकी पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर व दूध तलाई। दोस्तों इतना ही याद रखना है। फिर दोस्तों अगली न्यूज है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौते से संबंधित। दोस्तों जो पार्वती कालीसिंध और जो चंबल नदी है ये आपकी मध्य प्रदेश राजस्थान के जिलों को सिंचित करने वाली नदियां हैं। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ होगा, और इसमें जो तीसरा पक्ष है वो है आपकी केंद्र सरकार, इसलिए ये त्रिपक्षीय समझौता है। दोस्तों इस न्यूज में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसके 3 पक्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सरकारों के मध्य हुआ, बस इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों जो पेंच टाइगर रिजर्व है जिसका विस्तार भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है, 2 राज्यों में इसका विस्तार है। तो इसमें एक डार्क स्काई पार्क विकसित किया गया है, मतलब रात में एकदम अंधेरा हो, जहाँ मतलब प्रकाश का प्रदूषण नहीं हो। अगर अंधेरी रात हो तो कहीं से जो है कृत्रिम रोशनी ना आए, तो ऐसे क्षेत्र डार्क स्काई पार्क के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ एक डार्क स्काई पार्क विकसित किया गया। तो केवल इतना ही इस न्यूज़ का महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है। अगर इसके पहले एक और डार्क स्काई पार्क की बात की जाए, वो पार्क तो नहीं था लेकिन वैसी एक साइट थी इससे पहले, वो आपकी लद्दाख में थी, और किस जगह पर, हनले में। तो याद रखना डार्क स्काई पार्क जैसी 2 हमारे यहाँ साइट हो गई हैं, एक हनले में और एक आपकी कहाँ है, पेंच टाइगर रिजर्व में, और ये वेधशालाओं के रूप में आपके काम करेंगी। फिर दोस्तों जो हिमालयन वुल्फ है उसको जो है IUCN द्वारा वनरेबल
श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, यानी जो रेड लिस्ट है IUCN की उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये पहली बार हुआ है कि जो हिमालयन वुल्फ है उसको इस श्रेणी में रखा गया IUCN द्वारा, ये याद रखना। फिर दोस्तों आगे ये न्यूज़ है तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें इतना ही याद रखना कि तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये आपका उड़ीसा के संबलपुर में है। दोस्तों कई बार जो आर्थिक भूगोल के प्रश्न है उसमें आपके सूची मिलान के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तरफ जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम दिए रहते और दूसरी तरफ वो जिस राज्य में स्थित है उन राज्यों के नाम दिए रहते। तो ये याद रखना कि तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, उड़ीसा में है। फिर दोस्तों आगे जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में है। उससे संबंधित एक जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको जो है पारिस्थितिकी रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करके अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, अटपाड़ी नाम की जगह पे, और ये संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ये हमें याद रखना है कि अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, तो वो है आपका महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, कहाँ इसकी सीमाएं लगती हैं, तो महाराष्ट्र में जो मैनी संरक्षण क्षेत्र और मालधौक पक्षी अभ्यारण्य, इससे इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये दोनों हमें याद रखने, मैनी संरक्षण क्षेत्र और मालधौक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। फिर दोस्तों अगला जो बिंदु है करंट का, ये आपकी अंबेडकर की मूर्ति से संबंधित है। उस मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये कहाँ स्थापित की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में। तो दोस्तों इतना याद रखना है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। फिर इसके मूर्तिकार कौन है, तो मूर्तिकार राम सुतार हैं, जो सरदार पटेल की प्रतिमा है उसके भी ये मूर्तिकार थे। इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले ग्राफीन केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्राफीन से संबंधित प्रश्न जनरल साइंस में कई बार पूछे गए, वनडे एग्जाम में और PCS के एग्जाम में। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका त्रिशूर। त्रिशूर कहाँ है, केरल में। तो याद रखना पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ है, त्रिशूर, केरल में। और इस जो है केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि केरल राज्य की बात है। बस इतना याद रखना कि कहाँ स्थापित किया गया, त्रिशूर में। और ग्राफीन की कुछ विशेषताएं, क्योंकि ये MCQ पूछा जा सकता है आपका जनरल साइंस के सेक्शन के अंतर्गत। तो ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुीय परत के रूप में पाया जाता है और जो कार्बन का अपर रूप है और विद्युत का भी अच्छा चालक है। तो इस फैक्ट से संबंधित जो प्रश्न ग्राफीन की जो विशेषताएं बताते हैं वो पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है, भारत और इटली के बीच एक समझौता हुआ था प्रवासन और आवाजाही को लेकर, जिसमें पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन है उसकी बात हुई थी, लोगों के बीच परस्पर संपर्क हो, जिसमें विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी, युवा, पेशेवर, वो इन दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ आएँ और जो है वृद्धि हो संपर्क में। इसके लिए एक समझौता हुआ था भारत और इटली के बीच, प्रवासन और आवाजाही समझौता। इस समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये पहला सेक्शन जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का है ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप ऐसे जुड़े रहिए और अपनी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी करती रहिए। नमस्कार।